हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कंप्लीट कर ली थी। तब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। जिसको पता है आंसर उसको तो पता है। हम लोग अब सोचो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और सोचो तुम्हें नहीं पता है, कहाँ से कुछ क्लू निकलेगा। थोड़ा बहुत जहां से हिंट मिलेगा वहीं से आंसर को निकालना रहता है। क्वेश्चन में देखो, सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबा के क्यों रखा जाता है। हमें पता है सोडियम बहुत रिएक्टिव है। ये तो हमें पता है। सोडियम बहुत रिएक्टिव है और ये भी थोड़ा बहुत याद आ जाना चाहिए कि अचानक से इसमें एटमॉस्फेयर में आग लग जाती है। तो केरोसिन ऑयल क्या कर सकता है? केरोसिन ऑयल दो काम कर सकता है। पहला, तो सोडियम का कांटेक्ट एयर से और वाटर से दोनों से खत्म हो जाएगा। सोडियम का कांटेक्ट सिर्फ केरोसिन से होगा, है ना। जनरली हम लोग क्या सोचेंगे, किसी चीज को पानी से दूर रखना है, हवा से दूर रखना है तो पानी में डुबा दो, लेकिन सोडियम पानी से भी रिएक्ट कर जाता है। अब केरोसिन में रखा जा रहा है, मतलब सोडियम को एयर से दूर रखना है और पानी से भी दूर रखना है। दूसरा, सोडियम को थोड़ा सा ठंडा रखना है, टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है। और तीसरा पॉइंट क्या होगा? सोडियम में फायर लगने से बचाना है। तो केरोसिन यही काम करता है। क्या करता है? सोडियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव। देखो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा हिंट निकालना, उससे आंसर बन जाएगा। सोडियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव, इट कैचेस फायर एट रूम टेम्परेचर, सो इट इज केप्ट इन केरोसिन टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ एयर। वाटर में क्यों नहीं रखा, अब ये भी साथ में सोच लेना है। वाटर में रखते तो वाटर से कांटेक्ट में आता, वाटर से जैसे ही सोडियम कांटेक्ट में आता है क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन 2, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन विथ स्टीम, कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। आयरन हमें याद है पानी से रिएक्ट नहीं करता है। घर में हम लोग देखे आयरन सब जगह यूज करते हैं। पानी में आयरन आराम से पड़ा रहता है। रस्टिंग होती है, बहुत धीरे धीरे होती है, जनरली कोई रिएक्शन नहीं होता है। सोडियम आयरन रिएक्ट करता है स्टीम से। और कोई भी मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो सेम चीज होता है ना, मेटल ऑक्सीडाइज होता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो आयरन जब वाटर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देखो H2O गैस लिखा हुआ है साथ में। वाटर स्टीम से रिएक्ट कर रहा है, H2O गैस फॉर्म में रिएक्शन होगा, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, गैस फॉर्म में ये रिएक्शन होता है। और आयरन तो हमेशा ही सॉलिड रहता ही है। क्वेश्चन 2 पे आते हैं, कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। कैल्शियम और पोटेशियम दोनों ही हाईली रिएक्टिव है ना। तो वाटर से रिएक्ट क्या होगा? हमारे पास सेम चीज बनेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वाटर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस H2 गैस तो निकलेगी निकलेगी, साथ में बहुत सारी हीट निकलती है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आयरन का रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होता है, आयरन को हीट देना होता है। हीट से स्टीम से आयरन हीट लेता है, लेकिन कैल्शियम का जब वाटर से रिएक्शन होता है तो हीट रिलीज होती है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है। और पोटेशियम से सेम रिएक्शन होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस H2 गैस मिल जाएगी प्लस हीट मिल जाएगी। और देखो इन दोनों में हमारे पास H2O लिक्विड फॉर्म में है, L लिक्विड फॉर्म में H2O। ये दोनों वाटर से रिएक्ट करते हैं, स्टीम की कोई जरूरत नहीं होती है। और पोटेशियम का रिएक्शन हमें पता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है। कैल्शियम में तो हमें क्या याद आ रहा है, कैल्शियम का रिएक्शन कैसे होता है? हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो कैल्शियम के सरफेस पे ही स्टिक कर जाती है, तो कैल्शियम के सरफेस पे बबल्स बन जाते हैं एंड दैट्स व्हाई कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर एंड फर्दर रिएक्शन इज स्टॉप्ड। लेकिन पोटेशियम के केस में क्या होता है? पोटेशियम के केस में जो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ये इसमें खुद भी फायर हो जाता है, इट कैचेस फायर। तो क्या रिएक्शन होगा? ये हाइड्रोजन वाटर निकाल देगा, फिर से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर दे देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है ये, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन भी है। इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए भी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी लगाने होते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा इसको बनाने में। Sample of 4 metals A, B, C and D were taken and added to following solutions one by one. कौन कौन से सॉल्यूशन है? आयरन 2 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। The results obtained have been tabulated as follows. क्या देख रहे हैं? आयरन का रिएक्शन ए से नहीं होता है, नहीं हो रहा है। बी आयरन को डिस्प्लेस कर देता है आयरन सल्फेट से। सी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, डी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट की बात करें तो ए कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, डिस्प्लेस कर देता है। ए कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। बी कॉपर को डिस्प्लेस कर पाता है या नहीं कर पाता है यह पता नहीं है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, ब्लैंक। ठीक है। सी और डी दोनों ही जो है कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। इसमें देखो सिल्वर जिंक सल्फेट को एक से क्या होता है पता नहीं है, लेकिन बी सी और डी जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। और सिल्वर की अगर बात करें, सिल्वर नाइट्रेट की, तो ए और बी से रिएक्शन हमें नहीं पता है। सी जिंक को डिस्प्लेस कर देता है, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है। सी सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है और डी सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। इतना इंफॉर्मेशन दिया है। तो क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे दिए हमारे क्वेश्चंस। यूज द टेबल above to answer the following questions about metals A, B, C and D. Which of the following is most reactive metal? तो कौन इन चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें वो क्या था, रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। याद है रिएक्टिविटी सीरीज? एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा, पहले रिएक्टिविटी सीरीज हमें क्या पता होना चाहिए? ए बी सी डी चारों मेटल्स तो हमें पता नहीं है, नहीं पता है, लेकिन कॉपर, आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर, इनकी रिएक्टिविटी तो पता होनी चाहिए ना, कौन सा किसके ऊपर, कौन सा किसके नीचे है ना। तभी तो जैसे मान लो क्या सच में ही इन चारों में जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक सबसे ऊपर आता है। तो बी सी और डी ये चारों तो डेफिनेटली जिंक से नीचे आते हैं, है ना, ये चारों डेफिनेटली जिंक से भी नीचे आते हैं। उसी तरह से देखो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे की सेकंड लास्ट में आता है, लास्ट में तो गोल्ड रहता है, सिल्वर नाइट्रेट सेकंड लास्ट में आता है। और सी जो है सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब सी इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ऑफ कोर्स होना ही चाहिए, जब सिल्वर लास्ट है तो बाकी सब तो इससे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। लेकिन डी सिल्वर को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, मतलब डी इज बिलो सिल्वर, है ना। डी की रिएक्टिविटी सिल्वर से भी कम है, सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। ऑब्वियसली जब जिंक, कॉपर और आयरन सिल्वर से ऊपर आ रहे हैं तो इनको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात? चलो एक बार रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कहाँ गई हमारी रिएक्टिविटी सीरीज? हाँ देखो, हमारी सीरीज में सिल्वर सबसे सेकंड लास्ट में है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड है। हमें इतने मेटल से काम है, बाकी मेटल से हमें काम नहीं है। तो सिल्वर के बाद सिर्फ और सिर्फ गोल्ड है। सिल्वर के ऊपर देखो कॉपर आ रहा है ना। कॉपर के ऊपर फेरम आयरन है और उसके ऊपर जिंक है। हमें इसी चारों का दिया हुआ है रिएक्टिविटी पेन। हमें जो दिया हुआ है सबसे ऊपर उसमें जिंक है, सेकंड में आयरन है, थर्ड में कॉपर है और फोर्थ में सिल्वर है। ठीक है। अब देखो अगर कोई मेटल ऐसा है जो जिंक को भी डिस्प्लेस कर देता है, मतलब वो जिंक से ऊपर है ना। यही कॉन्सेप्ट उसमें लगाने हैं।
जो मेटल जिंक को डिस्प्लेस कर देता है वो जिंक से ऊपर है, और जो मेटल सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है वो सिल्वर से नीचे है ना। ठीक उसी तरह से बोल देंगे, जैसे कॉपर को अगर कोई मेटल डिस्प्लेस कर देता है मतलब वो कॉपर से ऊपर है, आयरन को कोई मेटल अगर डिस्प्लेस नहीं कर पाता है मतलब वो आयरन से नीचे है। इस तरह से हमें सबको अरेंज कर देना है, बस इतना सा ही काम करना है इस क्वेश्चन में। हो पाएगा? तो देखो हमें दिया हुआ है कि डी, ये जो डी है ये सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, मतलब ये सिल्वर से भी नीचे आ रहा है ना, ये सिल्वर से भी नीचे आ रहा है। तो इस स्लाइड में जगह है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। सबसे हमारा इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? जिंक है। जिंक के बाद आता है आयरन, आयरन के बाद आता है कॉपर, और उसके बाद आता है सिल्वर Ag। और जो डी है, डी चूंकि सिल्वर को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है तो सिल्वर के भी बाद है, तो यहाँ पे डी आएगा। और हम लोग इन्फर कर सकते हैं सिल्वर के बाद सिर्फ एक ही मेटल आता है, वो है Au जो कि है गोल्ड। ठीक है, तो डी हमारा सिल्वर के भी बाद आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ये आ गया। अब देखो सी, सी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है मतलब आयरन के बाद होगा, आयरन से इस तरफ होगा। कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है मतलब कॉपर से भी इस तरफ होगा। तो जाहिर सी बात है जिंक के तो इस तरफ होना ही था, जिंक सबसे पहले है तो जिंक के भी बाद होगा। और सिल्वर को डिस्प्लेस कर दे रहा है तो सिल्वर के इधर आएगा, है ना। कॉपर और सिल्वर के बीच में आ गया हमारे पास सी, मेटल सी कॉपर और सिल्वर के बीच में आएगा। समझ में आई बात? फिर देखो बी की यदि हम लोग बात करें तो ये नहीं पता यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं। हमें पता है कि जिंक से कोई रिएक्शन नहीं होता है, मतलब जिंक के इस तरफ आएगा, है ना, जिंक के बाद आएगा। और आयरन के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है, आयरन को ये डिस्प्लेस कर देता है, मतलब आयरन के इस तरफ आएगा, दोनों के बीच में आएगा। बी इन दोनों के बीच में यहाँ पे आ गया। अब ए पे जब आते हैं हम लोग, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब कॉपर के तो इधर है ना, कॉपर के इस तरफ है। और आयरन से इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, मतलब आयरन के बाद है। तो एक कॉपर और आयरन के बीच में यहाँ पे है। तो हमारा मिल गया रिएक्टिविटी का ऑर्डर, बी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन डी। बस इसी सीरीज के ऊपर तो हमें आंसर कर देना है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, बी, है ना। बी था क्या? हाँ बी था। बी आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा था इसलिए बी मोस्ट रिएक्टिव था। What would you observe if B is added to copper sulfate solution? मतलब यहाँ पे क्या होगा, B को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो जब आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, जब आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है तो कॉपर को भी ये डिस्प्लेस कर देगा और सिल्वर को भी डिस्प्लेस कर देगा, तो सबको डिस्प्लेस करेगा। लेकिन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, बी से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द मेटल्स ए बी सी डी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो हम लोग कह चुके हैं बी के बाद ए के बाद सी के बाद डी। बी इज मोर रिएक्टिव देन ए, इज मोर रिएक्टिव देन सी, इज मोर रिएक्टिव देन डी। ठीक है, यदि अगर एक दो नाम हमें दे दिए जाते कि ए बी सी डी ये मेटल्स में हो सकते हैं तो हम लोग नाम भी बता देते। जैसे डी तो गोल्ड होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता हमें पता है। सी जो है ये सिल्वर और कॉपर के बीच में जो भी आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, देख लो फिर से देख लो एक बार, रिएक्टिविटी सीरीज को फिर से देख लो। कॉपर और सिल्वर के बीच में सिर्फ एक ही मेटल आ रहा है, मरकरी। इसका नाम भी हमें मिल जाएगा ना। कॉपर और फेरम आयरन के बीच में दो मेटल्स हैं, तो इनमें से कोई एक हो सकता है,
और जो हमारा एक मेटल आया था वो जिंक और फेरम के बीच में जिसकी रिएक्टिविटी आ रही है, उसका नाम हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है उसके बारे में। तो चारों को हम लोग गेस कर सकते हैं, है ना, गेस कर सकते हैं हम लोग, काफी हद तक काम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? Write the chemical reaction when iron reacts with sulfuric acid. क्या होता है डाइल्यूट HCl को जब हम लोग किसी भी मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मिल जाती है ना। ये क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन को छोड़ के मेटल से अटैच हो जाता है। जैसे जिंक ले लो या कोई भी मेटल ले लो, जिंक ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, आयरन भी ले सकते हैं, कोई भी मेटल ले सकते हैं। हर मेटल में क्या होगा, मेटल का क्लोराइड Cl उसमें अटैच हो जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। आयरन का जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होगा तो क्या होता है, सल्फेट मिल जाएगा, सॉल्ट मिलेगा, सल्फेट सॉल्ट मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व when zinc is added to solution of iron 2 sulfate? आयरन 2 सल्फेट में जिंक को डालेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो जिंक विल डिस्प्लेस आयरन, जिंक सल्फेट मिलेगा और आयरन जो है ये सॉलिड फॉर्म में वापस निकल जाएगा। ठीक है, ओके, इतने ही क्वेश्चन थे टेक्स्ट बुक में, अभी हम लोग इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में कुछ और नई चीजें देखते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।